फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास OCH3 अटैच है बेंजीन रिंग से, कॉमन नेम होता है इसका एनिसोल, और एनिसोल की रिएक्शन किसके साथ करा रहा है CH3Cl और साथ में गिवन है AlCl3। अब CH3Cl रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ में, जनरेट करता है CH3 पॉजिटिव, ये Cl जो है अटैक करता है इसके ऊपर और बॉन्ड बनाता है AlCl4 माइनस। हमारे पास आगे जनरेट हो चुका है इलेक्ट्रोफाइल, और ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है हमारे पास, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, मतलब कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ये ग्रुप है। ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, हिंड्रेंस देखने के लिए मिलता है, और पैरा पोजीशन हमारा काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। तो OCH3 पे लग जाएगा यहाँ पर CH3, ये हमारा बन गया है पैरा आइसोमर, जो कि हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। फिर से हमारे पास एनिसोल है और हमारे पास दे रखा है नाइट्रेटिंग मिक्सचर H2SO4 प्लस HNO3, ये मिलकर जनरेट करते हैं NO2 पॉजिटिव। हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल और आ गया, और अभी बताया था इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएंगे। तो OCH3 मेटा वाला जो होगा हमारा, मेटा पे लगा देंगे नाइट्रो NO2, और एक बन जाएगा हमारा ऑर्थो पे OCH3 और NO2। पैरा वाला होगा हमारा क्या, मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास OC2H5, एक ईथर हमारे पास गिवन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ। CH2CH3, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रेजेंट है। हाइड्रोजन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, आयोडाइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के लोन पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर, और हमारे पास क्या जनरेट होगा, ध्यान से देखना, ये O, ये H और ये CH2CH3 ऑक्सीजन पे आ गया है अब पॉजिटिव चार्ज, रिएक्शन में खड़ा है बाहर I माइनस। ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा, ये करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुश करेगा, पुल करेगा, सॉरी अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनना स्टार्ट हो जाएगा। आई के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, SN2 अटैक होता है इस रिएक्शन में, और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एक तो फॉर्मेशन होगा फिनॉल का OH, और हमारे पास बन जाएगा CH2CH3। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास CH3CH2OCH3 होगा, और हमारे पास HI के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं HI, तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर CH3CH2O, यहाँ पर H, फिर से वापस पॉजिटिव चार्ज और CH3, अब वापस I माइनस। I माइनस अब इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा या फिर इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। मैंने अभी क्या बताया, अटैक होता है SN2, तो जो लेस हिंड्रेड कार्बन है, ये छोटा स्मॉल साइज का हमारे पास क्या है, लेस हिंड्रेड कार्बन, तो I जो है अटैक करेगा इस वाले पे, और हमारे पास एल्कोहल कौन सा फॉर्म होगा, इथेनॉल, और हमारे पास बन जाएगा CH3I प्लस दूसरा एल्कोहल CH2OH। इस बात का ध्यान रखना, SN2 से ये रिएक्शन जाती है, कब तक, हमेशा SN2 से जाएगी ऐसा नहीं होता, जनरली SN2 से जाती है। अगर सबस्ट्रेट हमारे आगे को आ जाता है टर्सरी वाला, जो कि बहुत स्टेबल हमारे पास कार्बोकेटायन बना सकता है, फॉर एग्जांपल ये वाला, यहाँ पर भी CH3, एक CH3, इधर भी CH3, और OC2H5, इसको लिखते हैं CH2CH3। अब वापिस से क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पे प्रेजेंट है, अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, तो मैं डायरेक्ट स्टेप लिख देता हूँ, OH ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। अभी मैंने बताया था लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक होगा, तो अटैक होना चाहिए इस कार्बन पर और बॉन्ड शिफ्ट होना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे पास, क्यों, इसका भी रीजन समझते हैं। हमारे पास ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, जब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये लिविंग ग्रुप बन जाता है। अब लिविंग ग्रुप तो पहले भी था हमारे पास, लेकिन इससे पहले आयोडाइड अटैक करने है यहाँ पर, ये फॉर्म करता है कार्बोकेटायन, हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो रिएक्शन आई का वेट नहीं करती। जैसे ही ऑक्सीजन अटैक करता है हाइड्रोजन पे, फटाफट से बॉन्ड ब्रेक होता है, फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पास टर्सरी कार्बोकेटायन का, और CH3CH2I, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन, सॉरी CH3CH2OH।
ये हमारा बन गया है अल्कोहल। अब I माइनस आता है अपना, धीरे धीरे आता है, अटैक करता है इस पे, और हमारे पास टर्सरी एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे तो रिएक्शन SN2 से जाती है, लेकिन अगर सामने दिख रहा हो हमारे पास कि स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की जगह है, पॉसिबिलिटी है, तब रिएक्शन कैसे मैकेनिज्म जाएगी, SN मैकेनिज्म से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ब्यूट 1 से बनाना है ब्यूटाइल आयोडाइड। तो पहले ब्यूट 1 को पता होना चाहिए। 4 कार्बन हमारे पास होंगे और ये बन गई है ब्यूट 1 2 3 4 कार्बन 4 है, और इन कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। इससे बनाना है ब्यूटाइल आयोडाइड, यहां पर लगेगा आयोडीन ग्रुप। तो जब भी हमको फिंकस्टीन रिएक्शन करानी पड़ती है ब्यूटाइल आयोडाइड, या फिर जब भी आयोडाइड का फॉर्मेशन करना पड़ता है, वहां हमको यूज करनी पड़ती है फिंकस्टीन रिएक्शन, जो कि क्या बोलती है हमारे को, हम प्रिपेयर कर सकते हैं या तो एल्काइल क्लोराइड से, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaI के साथ, या फिर एल्काइल ब्रोमाइड से, इसकी रिएक्शन कराएंगे NaI के साथ। ये दो मेथड है हमारे पास एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे RCl या फिर RBr में। अगर मैं इसके सिंपल आगे डालता हूँ HBr, तो ये अटैक करेगी इस पोजीशन पे, और हमारा जो जाएगा कार्बोकैटायन से मैकेनिज्म जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पर, फिर Br माइनस अटैक करेगा यहाँ पर, और हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का। अब मैं अगर इसके आगे NaI डालता हूं तो हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। जो हमसे प्रोडक्ट पूछा है ये तो बन नहीं रहा, तो हमको दूसरी अप्रोच करनी पड़ेगी। बिल्कुल हम HBr तो डालेंगे, लेकिन साथ में हम डालेंगे इसके पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड के डालते ही ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करेगी, और ये जो टर्मिनल कार्बन है हमारा, लेस हिंडर्ड कार्बन है, इस वाले पे हमारा जो है Br ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहां लग गया Br। अब अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे NaI, सोडियम आयोडाइड, और हम जनरली सॉल्वेंट जो लेते हैं वो लेते हैं एसीटोन। आई पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज सॉरी, और सोडियम पे पॉजिटिव। ये अटैक करेगा इस सेंटर पे, Br जाएगा रिएक्शन से बाहर। Br हमारा काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए जो है सब्स्टिट्यूट करना बहुत ही आसान होता है। तो Br की जगह हमारा लग जाएगा I, और जो क्वेश्चन उसने बोला था एल्कीन से हमको बनाना था एल्काइल आयोडाइड, वो हमने बना लिया। नेक्स्ट हमारा इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। तो इथेनॉल पहले पता होना चाहिए CH3CH2OH, और इससे बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल, यानी कि CH3CH2CN। नाइट्राइल कौन सा हमारा, CN ग्रुप, 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, और CN हमारा क्या है, नाइट्राइल। तो हमको दिखाई दे रहा है यार एक कार्बन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो एक कार्बन कैसे आएगा, पहले हम इसको एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ईजी है, कैसे करेंगे, HCl के साथ रिएक्शन कराने पर हमारा जो अल्कोहल है कन्वर्ट हो जाता है एल्काइल क्लोराइड में। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ, तो KCN, K पॉजिटिव CN माइनस, यहाँ पे इस कार्बन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, ये CN आके अटैक करेगा इस कार्बन पे, और Cl जाएगा यहाँ रिएक्शन से बाहर, और फॉर्मेशन होगा हमारे पास CH3CH2CN। हमने बना लिया है प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट है हमारे पास इथाइल क्लोराइड से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। तो पहले इथाइल क्लोराइड हमको पता होना चाहिए, CH3CH2Cl, ये हमारा है इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम क्या बनाना है पहले हमको, मैं भूल गया, प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2COOH। तो पहले यहाँ पे दिख रहा है एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो वापस हम क्या करेंगे, इसको पहले रिएक्ट करेंगे KCN के साथ में। यहाँ नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे, Cl जाएगा रिएक्शन से बाहर, फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2CN। अब हमको क्या करानी है, इसकी हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस भी कैसी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे ये हमको देता है CH3CH2COOH, यानी कि हाइड्रोलिसिस पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन देता है। तो हमारा प्रोपेनोइक एसिड जो है बिल्कुल इथाइल क्लोराइड से बन चुका है। ऐसे ही हमने इजीली 3 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड से बनाना है हमको इथेनॉल। तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH, और इथेनॉल होता है हमारे पास CH3CH2OH।
तो जब भी हमको एल्डिहाइड या कीटोन में एक कार्बन को एक्स्ट्रा करना होता है तो हम यूज़ करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो एक कार्बन वाला CH3MgBr, ये हमने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ रहेगा पार्शियल नेगेटिव और मेटल पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव पे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, बॉन्ड होगा ओपन। और फॉर्मेशन देखना क्या होगा हमारे पास, H ऐसे ही रहेगा CO माइनस और एक H ऐसे ही इधर लग जाएगा CH3 ग्रुप। अब हमको क्या कराना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, H3O पॉजिटिव। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं OOH, यहाँ H ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, ऑक्सीजन का है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये वाला नेगेटिव इस हाइड्रोजन को खा लेगा और हमारा जो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा एज ए वाटर। फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास, HCOH HCH3। इसी को अगर हम ध्यान से देखें तो CH3CH2OH, यही क्या है हमारे पास, इथेनॉल। तो फॉर्मल्डिहाइड से भी हमने अल्कोहल का फॉर्मेशन बिल्कुल सही कर दिया है, एक नंबर यहाँ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। एग्जाम्पल के अगर हम लेते हैं CH3CH2Cl, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH का मतलब होता है H2O प्लस KOH। एक्वस वर्ड हम वाटर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है अल्कोहल हमारा बन जाता है। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं CH3CH2OH, ये बन गया इधर अल्कोहल। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ में, अब अल्कोहलिक KOH क्या होता है हमारे पास, C2H5OH, इथेनॉल प्लस KOH, ये होता है अल्कोहलिक KOH। तो हमारे पास जो है एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट देखने के लिए मिलती है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। तो उसके पीछे का रीज़न पूछ रहा है वो ऐसा क्यों होता है हमारे पास। तो ध्यान से सुनना, जब हमारे पास एक्वस KOH का यूज होगा ना, तो एक्वस KOH क्या करता है, हमारे पास OH माइनस का जनरेशन करता है। एक्वस का मतलब होता है हमने लो कंसंट्रेशन कर दी है OH माइनस की। जब OH हमारा लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो तो वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से हमारा OH माइनस क्या करेगा, एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, इस कार्बन पार्शियल नेगेटिव, अटैक करेगा इस कार्बन पे, Cl को निकालेगा बाहर और सब्स्टिट्यूट होके बन जाएगा CH3CH2OH। लेकिन अल्कोहलिक KOH के केस में क्या होता है हमारे पास, ये KOH माइनस एज अ बेस भी एक्ट करता है और अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे, और जनरेट होता है हमारे पास एल्कोक्साइड आयन या फिर इथॉक्साइड आयन C2H5O माइनस। ये अब एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं काम करता, ये करता है एक्ट एज अ बेस। और एक्ट मतलब बेस जो करता है वो क्या करता है, एसिडिक H को बाहर निकालता है। तो CH3CH2Cl, ये रहा हमारे पास एसिडिक H प्रेजेंट है। ये पकड़ेगा इस H को, अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगी इधर और यहाँ से Cl माइनस जाएगा रिएक्शन से बाहर, और फॉर्मेशन में हमको देखने के लिए मिलेगी एल्कीन। तो ऐसे जो हमको इसको एग्जाम में समझाना पड़ेगा कि इस केस में अल्कोहल एक्वस KOH के केस में OH जो है हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, और जब वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है तो हमारे पास जो है आंसर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो दे रहा है और सब्स्टिट्यूट करके वो फॉर्मेशन कर रहा है अल्कोहल का। लेकिन जब हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं उस टाइम पे ये एक एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और हमारे पास E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम क्या है, E2 एलिमिनेशन देखने के लिए मिलती है। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एक्वस KOH में और अल्कोहलिक KOH का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और कुछ इक्वेशन यहाँ पे इसने पेल रखी है। log K = 14.3 माइनस से कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमको इक्वेशन देख के समझ आना चाहिए पहले। जो कॉन्सेप्ट है ये आर्हेनियस इक्वेशन कहीं ना कहीं मुझे देख लग रहा है। तो आर्हेनियस इक्वेशन होती है K = A e⁻ EA अपॉन में RT, लेकिन यहाँ पर तो लॉग है तो हम इसको लेंगे log K।
और जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट, पहले तो ln में करते हैं इसको, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन में RT। और ln को और सॉल्व करेंगे, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस, जब पावर कैसे होती है, ln x स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, 2ln x, ln x स्क्वायर को लिखेंगे हम इक्वल टू 2ln x के, मतलब पावर जो होती है ये आ जाती है सामने। तो यहां पे पावर क्या है, माइनस ई अपॉन में RT, यहां आएगा प्लस आएगा, क्योंकि जब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ln a इंटू बी इक्वल्स टू ln a प्लस ln b। तो यही फॉर्म लगाया हमने, ये a इंटू बी है, तो ln जब लगाएंगे ln a प्लस ln b हो जाएगा ये। फिर हम क्या लिखेंगे इसको, इसकी पावर को मैं आगे जाता हूँ, पावर क्या है माइनस ई ए अपॉन में RT, और यहाँ बचता है हमारे पास ln e। अब ln e होता है हमारे पास 1 के इक्वल, तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली 1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ये भी हटा देगा, ln a माइनस ई ए अपॉन में RT। लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लॉग ले रखा है, लॉग मतलब लॉग बेस 10, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, 2.303 लॉग के इक्वल्स टू लॉग, इसको भी 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 लॉग ए माइनस, यहाँ पर तो लॉग है ही नहीं, तो यहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर अब क्या करेंगे हम, 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी 2.303 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 2.303 से डिवाइड होगा, और यहाँ भी 2.303 से डिवाइड होगा। बचेगा क्या हमारे पास, log के इक्वल्स टू 2.303, ये तो हट जाएगा, सॉरी बचेगा, ये कट जाएगा ना, तो log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT। अब हमने इक्वेशन जो है इस टर्म में ले ली है, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन थी। ये हमारे पास log की है, ये log a है, बिल्कुल log है। अब हमको करना है इक्वेशन को कंपेयर, ई ए अपॉन में 2.303 R, ई ए अपॉन में 2.303 R की वैल्यू ये है t, और ये है t, तो मतलब वैल्यू क्या है हमारे पास, ई ए अपॉन 2.303 R, ये इक्वल है किसके, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4। बस अब हमको यहाँ से ई की एक वैल्यू निकाल लेंगे, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2.303 इंटू में आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, देखो आर यहाँ चला जाएगा, और आर की वैल्यू होती है हमारे पास 8.314। इसको सॉल्व करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी आएगी मेरी 2393, साफ लिखते हैं इसको 239339 जूल में आएगी वैल्यू, क्योंकि हमने आर की वैल्यू जो है जूल में पुट करी थी, तो जूल पर मोल। लेकिन अब हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, और एक्टिवेशन एनर्जी हमारी आ जाएगी 239.339 किलो जूल पर मोल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को लगा एनसीईआरटी के पीछे गिवन था, तो मैं वहां से उठा के इसको ले आया हूं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन के इक्वल्स टू, ये भी हमको क्या दिख रही है, आरएनएस इक्वेशन ही दिख रही है, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। यहाँ पे लॉग की टर्म में इसने नहीं दिया, तो हम ऐसे ही जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा ए दिख रहा है हमको, ये ए दिख रहा है, और ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ये वापिस से टी है, मतलब से ई ए अपॉन आर की वैल्यू क्या है बस, ई ए अपॉन में 2 यहाँ पे आना था, हाँ यहाँ 2.303 नहीं आएगा, यहाँ पे ई ए अपॉन में आर की वैल्यू है 28,000 जो है गिवन है वैल्यू। तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 28,000 इंटू में आर की वैल्यू क्या हमारे पास 8.314, और हमने आर की वैल्यू किस में पुट करी है, जूल्स में पुट करी है, तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी भी जूल में ही आएगी, 232792 जूल पर मोल, ये आएगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन हमको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 232.792 किलो जूल पर मोल आ जाएगा मेरा आंसर।
अगला क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है। फॉर अ रिएक्शन 2A गिव्स 3B, रेट ऑफ रिएक्शन -dA/dt की वैल्यू पूछ रहा है, इनमें से क्या होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अप्रोच देखते हैं कैसे करना है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन गिवन होती है A से B, कोई भी कोफिशिएंट इसके आगे नहीं लगा होता, तो रिएक्टेंट के लिए हम यूज़ करते हैं माइनस साइन, तो -dA/dt होता है इक्वल। प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन यूज़ करते हैं, या फिर हम हटा भी सकते हैं इसको। तो ऑप्शन में प्लस वगैरह दे रखे तो हम यहाँ भी प्लस लेके चलेंगे। ये इक्वेशन तब होती है जब हमारा ए से बी डायरेक्ट हमारे पास कन्वर्जन गिवन हो। अगर हमारे पास 2A गिव्स बी, तब भी ये रिएक्शन गलत है, तब मतलब ये हमारे पास ऐसे नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे A = 2B, तब भी हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। तब कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। यहाँ पर हमको गिवन है 2A गिव्स 3B, 2A गिव्स 3B। तो सबसे पहले तो चाहे कोई भी कोफिशिएंट गिवन हो, ये तो हमको ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, हमको चेक करना है इसका कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे 2 है और इधर 3 है। तो हम ये क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट को डिवाइड में ले जाएंगे। ये हो जाएगा 1/2, इधर लगा देंगे और इधर लगा देंगे 1/3। अब ये बिल्कुल सही है हमारे पास। अगर कोई और रिएक्शन हमारे पास A से जा रही है 3B पे, तो -dA/dt इक्वल्स टू कितना होगा, इसका कोफिशिएंट कैसे जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा dB/dt। ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूले से हमने निकाला है। नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछा उसने, -dA/dt की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू के लिए ये 2 इधर जाएगा, ऊपर यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो माइनस का dA/dt, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस का 2/3 dB/dt। अब अगर हम ऑप्शन को चेक करते हैं, प्लस का 3/2 dB/dt नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लस का 1/3 नहीं, तो ए भी गलत, सी भी गलत। प्लस का 2 नहीं, ये भी गलत। क्या होना चाहिए, प्लस का 2/3। तो बी ऑप्शन प्लस का 2/3 dt हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास MCQ है, 1 मार्क्स से पूछा गया था। द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ R वर्सेस टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है हमारे पास, KT = A0 - A। यहाँ पे इसने R ले रखा है, तो हम R0 - R ऐसे लिख लेंगे। और ग्राफ किसके बीच में है, R वर्सेस टाइम, मतलब इस R और इस T में। तो हम रीअरेंज करेंगे, R = R0 - KT। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। इसको कंपेयर करेंगे हम लाइन की इक्वेशन के साथ, और लाइन की इक्वेशन को इसको थोड़ा और रीअरेंज करते चाहे, माइनस का KT प्लस R0। इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, क्यों लिखता हूँ अभी समझ आएगा। लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, कोई भी लाइन चाहे ऐसे हो, अगर ये ग्राफ है ऐसे हो या ऐसे हो, इन लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y = mx + c। यहाँ पे जो y है हमारे पास, ये किसके इक्वल होगा, r के। यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो y एक्सिस पे मैं लूँगा r, और जो ये t है ये x एक्सिस पे आएगा। जो x कंपेयर करके देखना है हमको, ये जो x है ये x एक्सिस पे क्या है हमारे पास, टाइम। तो t आ गया हमारा ऐसे। और जो c है हमारा, ये होता है इंटरसेप्ट। ये हमको बताता है कि हमारी लाइन जो है कहाँ पे काट रही होगी, एक्स एक्सिस पे। तो हमारी जो लाइन है ये काट रही होगी इस जगह पर। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ग्राफ ऐसे जा सकता है और या तो ग्राफ ऐसे जा सकता है। ये चीज़ हमको कौन बताएगा, इस दोनों में करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम चेक करेंगे स्लोप को। स्लोप क्या है हमारे पास, m। स्लोप है माइनस का k, यानी कि नेगेटिव स्लोप है। जब स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ऐसे आएगी हमारे पास। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया हमारे पास, R0। ये मैक्सिमम वैल्यू है या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम इसको बोलेंगे। स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे m से, जो कि इक्वल है -k के। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारे पास, जब हम R वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, हमने बना दिया बिल्कुल, ये R है और टाइम है इसका ग्राफ, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनाया है। तो पूछ रहा है द स्लोप पूछ रहा है, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, k/2.303 - k/2.303, और b है -k और d है +k। तो स्लोप m क्या है हमारा पास, -k के इक्वल है। तो ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ टू लिक्विड्स। अगर हम एजियोट्रॉप क्या होता है हमारे पास,
ए प्लस बी का हमने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन ऐसा बना कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है और इसका 95 है, तो जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा ये 95 से भी, दोनों से, आइदर ऑफ टू लिक्विड बोल रहे हैं ना वो, आइदर ऑफ द टू लिक्विड, मतलब वो 100 से भी कम है और 95 से कम है, हो सकता है वो 92 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अगर वो बोलता कि हायर देन आइदर ऑफ टू लिक्विड्स, मतलब अगर इसका 95 है इसका 100 है, तो बॉयल होता हुआ 105 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो यहाँ पे बोल रहा है आइदर ऑफ टू लिक्विड्स, कैसे, लोअर देन आइदर ऑफ टू लिक्विड्स, यानी कि एग्जांपल किसका है ये, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। फिर पूछता है कौन से टाइप के, जो ऐसे टाइप का एजियोट्रोप है कौन दिखाएगा। ऑप्शन है शोज अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, शोज अ पॉजिटिव डेविएशन। ये हम इसमें गैस नहीं कर सकते, ये अगर हमने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट तभी बता सकते हैं। जो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो फॉर्म करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो इस बार तो इसने एग्जाम में ये पूछा है, क्या पता अगली बार मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का पूछ ले, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, तो वो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो जो भी सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे रॉल्स लॉ से, वो फॉर्म करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास असर्शन गिवन है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करता हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रखा है NaCl प्लस वाटर, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कंसंट्रेशन रिड्यूस करने के, या तो मैं इसकी अमाउंट को कम कर दूं NaCl की सॉल्यूशन को, या मैं इसमें क्या करूं और ज़्यादा वाटर को ऐड करना स्टार्ट कर दूं। इस प्रोसेस को जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो इसको हम डाइल्यूशन भी बोलते हैं। तो मैं डाइल्यूशन जब करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी H2O की कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। H2O बढ़ेगा, NaCl पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा, या फिर NaCl की अगर मोलैरिटी की बात करेंगे हम, तो वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। इन द सेंस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। और स्टेटमेंट है कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। कंडक्टिविटी हमारी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा के की वैल्यू कॉन्स्ट, इसकी बोल रहा है कप्पा, कंडक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज करेगी जैसे ही क्या करेंगे, डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम डिक्रीज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, ये भी सही है। जब हमारे पास वाटर इतना था तो हो सकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, पर यूनिट वॉल्यूम बोला है ना, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले 10 आयंस प्रेजेंट थे। जब हमने वाटर को इंक्रीज कर दिया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास अब हो सकता है 5 ही आयन प्रेजेंट हो, जितने भी हो 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन वो 10 से बिल्कुल कम होंगे। और जैसे ही आयंस हमारे कम होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, हमारा जो करंट है वो भी डिक्रीज करेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और रीज़न बिल्कुल सही है। कंडक्टिविटी डिक्रीज होने का रीज़न भी यही है कि पर यूनिट वॉल्यूम में आयन जो हमारे डिक्रीज करते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज करती है। तो हम लिखेंगे आर इज द करेक्ट रीज़न फॉर असर्शन। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका रीज़न मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल इसकी। ऐसे जो हमको ये टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आता है कि हमको पहले 50% का टाइम दे दिया इसने, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जैसे मैं मार्क कर देता हूँ, जहाँ पे पहले देखा 50% कंप्लीट हो रही है इतने टाइम में, तो यहाँ हमको पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे। तो T 50% इसने दे रखा है कितना, 40 मिनट। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर का हमारा फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम लॉग ऑफ A0 अपॉन में A, और A0 की हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये लॉग कौन सा, लॉग बेस 10 वाला है, तो यहाँ पे लग जाएगा 2.303। ये हमारा बन चुका है फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर ना तो इसने A0 की वैल्यू दी है हमारे पास, और ना ही हमारे पास A की वैल्यू दी है, सिर्फ इसने टाइम की वैल्यू दी है। तो A0 और A क्या बोल रखा है, इसने स्टार्टिंग में बोला है 50% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, यानी कि अगर हमारा A0 क्या लेते हैं हम 100, तो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है हमारे पास रिएक्टेंट बचा कितना है
ए 50 सॉरी आधी कंप्लीट होगी 50%, मतलब बिल्कुल आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और ए नॉट होती है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए होती है हमारी कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये मतलब ऐसे है, ए से पी बन रहा है। तो टाइम जब जीरो, टाइम जीरो तो होता नहीं कभी, तो इसका मतलब होता है जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी हमारी, तो प्रोडक्ट तो हमारे पास होगा नहीं, और ए होगा हमारा 100। 100 मैंने इसलिए लिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी, जो मन कर रहा है वो ले सकते हैं, लेकिन 100 से जो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और जब टाइम क्या हुआ 50, यानी कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, टाइम कितना गिवन है 40 मिनट, तो 40 मिनट के बाद ये रिएक्टेंट बचा है हमारे पास 50, और हमारे पास 50 क्या बन गया होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया होगा। तो ये वाला 50 ये वाला है वो, अगर वो बोलता कि 60% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो मतलब प्रोडक्ट हमारा 60 फॉर्म हो चुका है, तो बचा कितना 40, तो ए की वैल्यू हमको 40 लेनी पड़ती। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर के इक्वल्स टू 2.303, टाइम कितना दे रखा है 40 मिनट में दे रखा है, 40 इंटू में लॉग, देखो ये लिख लेते हैं चाहे मिनट, और लॉग ए नॉट के हमारे पास 100 और ए है हमारे पास 50, इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है log 2। तो के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 40 मिनट log 2, और log 2 की वैल्यू तो सबको पता होनी चाहिए, ये होती है हमारे पास 0.301। तो के आएगा मेरा 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाय 40 मिनट। इसको सॉल्व करें, देखो मिनट यहाँ पे पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा मिनट इनवर्स, तो यूनिट क्या आएगी हमारे पास मिनट इनवर्स, तो के आ जाएगा 0.0173 मिनट इनवर्स, ये आ जाती है मेरी के की वैल्यू। अब यहाँ से हमने के निकाला है, अब पूछ रहा है वो टाइम रिक्वायर्ड, कि जब 90% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब कितना टाइम हमको लगेगा। तो अब रेट कांस्टेंट तो हमारा सेम रहेगा, चाहे हम जो भी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, फिर से हमको इसी फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन में ए। अब बोल रहा है ए से वापस प्रोडक्ट जा रहा है, इन टी जीरो पे कितना है 100, प्रोडक्ट है हमारा जीरो, टाइम टी पे क्या हो रहा है 90% पे, टाइम 90 पे क्या हो रहा है 10% बच रही है, मतलब 10 बच रहे हैं, और फॉर्मेशन कितना हो रहा है प्रोडक्ट का 90। तो ये हमारे पास क्या आ गई ए नॉट, और ये आ गया हमारा ए नॉट आया 100, बस वैल्यू पुट करनी है 2.303, इसको यहाँ टी ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ मैं के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, लॉग ऑफ ए नॉट कितना है 100, ए नॉट तो हमेशा 100 ही रहेगा, हम क्योंकि हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मानी है, डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा 10 हमारे पास। तो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में k की वैल्यू की हमारे पास 0.0173 मिनट इनवर्स इंटू में log 10, अब log 10 होता है हमारे पास 1, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1, और इसको सॉल्व करने पर टाइम की वैल्यू आती है मेरी, ये मिनट इनवर्स में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा 133 मिनट, इतने मिनट लगेंगे 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि ये बोल रहा है T99.9 इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, हमको ये है प्रूफ करना है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमको मिल जाएंगे पूरे 3 मार्क्स इस क्वेश्चन से। तो गिवन क्या है हमको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होती है 0.693 अपॉन में के। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दूसरा फॉर्म लगाएंगे, जब T99.9% के लिए क्या होगा हमारे पास, T99.9 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन में ए। अब ए नॉट कितना है हमारे पास 100 मान लेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम पे जब टाइम टी पे क्या होगा हमारे पास 100 में से 99.9 तो प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, तो ए की वैल्यू कितनी बची है हमारे पास 0.01, तो हम इसको क्या लिखेंगे T99.9 इक्वल्स टू 2.303 के
इसको एक काम करते हैं, इन टर्म्स ऑफ के लिख के चलते हैं, इसको मैं नीचे कर देता हूँ क्योंकि रेट कांस्टेंट तो हमारा इक्वल आएगा, k इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या फिर चलो ऐसे रहने देते हैं। अब देखना है हमको log ऑफ 100 अपॉन में 0.01, तो 0.01 को हम लिखते हैं 10 टू द पावर -2, इसी को हम क्या लिख सकते हैं ऊपर ले जाके 10 टू द पावर 2, और टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा ये 10 टू द पावर 4, और log इंटू 10 टू द पावर 4 क्या होता है हमारे पास इंटू में 4, तो T99.9 इक्वल्स टू, एक गलती मेरे से होगी, एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.1 आएगी, तो दोबारा चेंज करना पड़ेगा हमको। तो log ऑफ A0 तो हमारा 100 ही रहेगा, इसको लिखेंगे 0.1, तो यानी कि हो जाएगा 10 की पावर -1, मतलब कि ऊपर चला जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2.303 अपॉन में k, log ऑफ 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 कितना होता है 3 ही होता है, तो यहाँ से T99.9 की वैल्यू आएगी 6.909 डिवाइडेड बाय k। ये हमारी है इक्वेशन 1 फर्स्ट वाली, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा 1 को कर दूंगा 2 से डिवाइड, तो टी हाफ के हमारे पास देखते हैं, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, इसको डिवाइड करेंगे T99.9 से, अपॉन में 6.909 अपॉन में के, रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, के से के की वैल्यू कट जाएगी, इक्वल बचेगा 0.693 अपॉन में 6.909, इसको अगर काटेंगे तो 1/10 के अप्रॉक्स आएगा हमारा, तो टी हाफ अपॉन में T99.9 इक्वल्स टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले जाएंगे, तो T99.9 हमारा इक्वल आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, जो हमने प्रूव करना था वो हमने बिल्कुल प्रूव कर दिया है। ऐसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमको समझना था कि T99 का निकालेंगे कैसे, बाकी तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने गिवन है एक कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2COH, और हमारे पास क्या गिवन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमारे पास क्या गिवन है H3O पॉजिटिव, इसका काम तो बस वर्कअप कराने के लिए होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को करता है प्राइमरी अल्कोहल में, तो CH3CH2CH2OH ये हमारा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब हमारे पास एल्डिहाइड गिवन है CH3CHO, और हमारे पास गिवन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऐसे इस कार्बन में पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम में पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा अटैक करके इस कार्बन सेंटर पे, और ये बॉन्ड जो है ओपन होगा। CH3 इस हाइड्रोजन कैसे देते हैं O-, और ये लग जाएगा CH3। अब हम इस नेगेटिव चार्ज को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, भले ही क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर हम इसको वर्कअप कराएंगे, यानी कि सोर्स ऑफ H पॉजिटिव हम इसको देंगे, ये अटैक करेगा इस H पॉजिटिव पे, और कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH, और यहाँ हमारा हाइड्रोजन ग्रुप ये CH3, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओलियम दे रखा है, ओलियम होता है हमारे पास H2S2O7, बेंजीन की रिएक्शन जब हम ओलियम के साथ कराते हैं तो यहाँ पे लग जाएगा SO3H ग्रुप, फिर हम यूज़ करेंगे NaOH और H पॉजिटिव, पहले NaOH फिर H पॉजिटिव, ये कन्वर्ट कर देगा इसको फिनॉल में, तो यहाँ आ जाएगा OH। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखने एक बार, बोर्ड्स में रखा है ये हमारे पास क्या गिवन है क्यूमीन गिवन है। क्यूमीन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्यूमीन की ऑक्सीडेशन कैसे होगी, ये बेंजीन ऐसे ही, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यहाँ CH3 यहाँ पर CH3, ऐसे ही था। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तब हमारे पास एक तो फॉर्म होता है फिनॉल, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बाई प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा हमारे पास, तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ से ये पूरा ग्रुप बाहर निकलता है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा, तो हमारे पास
एसीटोन का फॉर्मेशन एज अ बाई प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। तो बोर्ड्स में क्वेश्चन किया था कि क्यूमीन से जब ऑक्सीडेशन करते हैं फिनॉल बनाते हैं, जब क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है हमारा। तो एमसीक्यू में बताओ, ऑप्शन वहाँ पे एसीटोन भी गिवन था, जिसने पढ़ा होगा वही सिर्फ टिक करके आया होगा। अगला है हमारे पास एल्कीन की क्या रखी है, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एल्कीन्स जो है हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे प्रेजेंट है और H3O पॉजिटिव गिवन है, यानी कि सोर्स ऑफ H पॉजिटिव, ये ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी इस हाइड्रोजन पे और हमारे पास जनरेट होगा, यहाँ पर लग जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ जनरेट हो गया हमारे पास कार्बोकैटायन। मैं चाहे तो यहाँ पर भी जनरेट कर सकता था कार्बोकैटायन और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देता, लेकिन ये एक अनस्टेबल कार्बोकैटायन था, इसलिए हमने ये वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्रेफर किया ताकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बनी रहे। फिर हमने क्या लिया, अब H2O हमारे पास प्रेजेंट है, ये आगे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर लग जाएगा OH और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट टाइम में वाटर हमारे पास अवेलेबल होगा, इस प्रोटॉन को बाहर निकाल लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा खुद तो किसमें, H3O पॉजिटिव में, और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्या होता है हमारे पास, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सामने क्या गिवन है, एस्टर गिवन है, तो एस्टर को तो रिड्यूस ही नहीं करता ये सिर्फ किसको रिड्यूस करता है, कीटोन को अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में, और एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में। तो सामने क्या गिवन है, एस्टर, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देगा।